नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। देश दिन भर में सबसे पहली खबर पेरिस में हुए आतंकी हमले से जुड़ी खबर से। इस हमले में 153 लोगों की मौत हो चुकी है, 180 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि भारतीय इस घटना के चश्मदीद जरूर बने। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार की रात आतंक की रात बनकर आई। रात 9:20 पर आतंकियों ने पेरिस पर हमला कर दिया। ये हमला पेरिस में 6 अलग अलग जगहों पर किया गया। इस हमले में कॉन्सर्ट हॉल, रेस्टोरेंट और स्टेडियम जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति स्टेडियम में एक दोस्ताना मैच देख रहे थे। हालांकि इस हमले में अब तक किसी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हमले के चश्मदीद 2 भारतीयों ने दहशत का आंखों देखा हाल बयां किया। मैं और मेरा जो इधर एक बहन रहता है, वो मेट्रो से निकल होने के बाद मेरे को गोली का आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, तो मैंने बोला क्या हो रहा है इधर, पेरिस में बाजी फट रहा है ना दूसरा कोई चीज़ हो रहा है। बाद में देखा बहुत आदमी भाग से आ रहा है, रेस्टोरेंट में घुस रहा है। हम लोग भी ऐसा करके रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। भारतीय छात्रा मधुरा मुखोपाध्याय ने भी खौफ के लम्हों के बारे में जानकारी दी। फ्राइडे रात तो सभी लोग बाहर जाते हैं और ये एरिया काफ़ी पॉपुलर है, सब स्टूडेंट्स वगैरह वहीं पे जाते हैं, तो इसीलिए शायद टारगेट किया था। और पेरिस में हुए इस आतंकी हमले की तुलना मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले से भी की जा रही है। बहुत सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से इन दोनों घटनाओं की तुलना हो रही है। पेरिस पर शुक्रवार रात हुए आतंकी हमले को पेरिस में मुंबई पार्ट 2 कहा जा रहा है। पेरिस और मुंबई हमले के पैटर्न में विशेषज्ञ कई समानताएं देख रहे हैं। दोनों जगह हमले रात करीब 9 बजे ही हुए। दोनों जगहों पर नवंबर महीने में ही हमला हुआ। दोनों जगह भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया गया। दोनों जगहों पर आतंकी खुलेआम हथियार लेकर सड़कों पर खून खराबा करते नजर आए और दोनों ही जगहों पर बंधक बनाकर लोगों की हत्याएं की गई। Attack of this nature takes at least 5 to 6 months to plan it out. So they were active. And second thing, Paris has a large number of Muslim population. ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मुंबई में जिस तरह रणनीति बनाकर हमला किया गया, ठीक उसी तरह पेरिस में आतंकी हमला हुआ। मकसद एक, सस्ते संसाधनों का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा भीड़ को निशाना बनाना और ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना। और पेरिस के इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है और खुद पेरिस के ही एफिल टावर की लाइट भी बंद कर दी गई है। यहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक ऐसी इमारत जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन पेरिस में हुई इस आतंकी घटना के बाद मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एफिल टावर की लाइट बंद कर दी गई। वहीं अब पेरिस की इस घटना के बाद पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है, लेकिन सवाल भी पूछा है कि अब ये वक्त आ गया है जब यूनाइटेड नेशन को तय करना है कि आखिर कौन सा देश आतंक के साथ है और कौन उसके खिलाफ खड़ा है। पेरिस पर आतंकी हमले की भारत ने भी कड़ी निंदा की है। ब्रिटेन दौरे पर लंदन में मौजूद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर अब दुनिया को एकजुट होने और संयुक्त राष्ट्र को जागने का वक्त आ गया है। ये हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेरिस की घटना को मानवता के खिलाफ हमला करार दिया, तो पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने देश की सुरक्षा को लेकर और सतर्क होने की जरूरत बताई। चिदंबरम ने पेरिस पर आतंकी हमले को मुंबई जैसा ही बर्बर करार दिया। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दुख की इस घड़ी में भारत को फ्रांस के साथ बताया। और पेरिस में हुए इस आतंकी घटना की पल पल की अपडेट, तस्वीरें और वीडियोस जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं IBN खबर पर। और कैसे इसे देख सकते हैं बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता। पेरिस में आतंकवादी हमला हुआ है। IBN 7 लगातार इस हमले से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पेरिस में हुए इस हमले की जानकारी, तमाम अपडेट अब आप अपने मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप, टैब और अपने डेस्कटॉप पर भी आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ IBN 7 की जो वेबसाइट है खबर.ibnlive.com, आपको इसे एक्सेस करना है। वेबसाइट पर आते ही आपको होम पेज पर सबसे पहले लाइव अपडेट का लिंक मिलेगा।
जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सिर्फ एक क्लिक के जरिए आप जान सकते हैं। और कुछ इसी पर डिटेल अगर हम खबरों में जानना चाहें, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो आपको बता दें कि जो मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, विशेषज्ञ उस हमले से इस पेरिस में हुए हमले की तुलना भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि विश्व युद्ध के बाद ये पेरिस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है। पेरिस में आज हुई घटना से मैं स्तब्ध हूँ। हम लोग पूरी तरह से फ्रांस के लोगों के साथ हैं, हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे। डेविड कैमरन का ट्वीट आप देख सकते हैं, जॉन कैरी का ट्वीट है। तमाम शख्सियत क्या क्या कह रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया पर कह रही हैं, किसी को बाइट दे रहे हैं, मीडिया के बयानों में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर जो तमाम वीडियोस, तमाम ट्वीट्स, तमाम तस्वीरें, वो सब आपको तमाम वेबसाइट से इकट्ठी करके तमाम जगहों से मिलाकर आपको सब यहाँ एक जगह पर मिल जाएगा। भारत की पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज सुबह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम लोगों ने पंडित नेहरू को उनकी समाधि स्थल शांतिवन जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नेहरू का जीवन भारत को आजादी दिलाने और उसे आगे बढ़ाने में लगा रहा। इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश के विकास में नेहरू के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा, आई एम ऑल फॉर इंडस्ट्री, आई एम ऑल फॉर स्टील प्लांट, बट आई डू से एग्रीकल्चर इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी इंडस्ट्री। नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए। नेहरू जी डेमोक्रेटिक थे, नेहरू जी सेक्युलर थे, नेहरू जी मॉडर्न थिंकिंग के व्यक्ति थे। इधर दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले का उद्घाटन किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, लेकिन खास बात यह है कि इस बार की थीम मेक इन इंडिया पर है, जिसके रंग में रंगा ये पूरा मेला नजर आएगा। इस बार मेले में 10 से 15 लाख देशी विदेशी लोगों के पहुंचने का अनुमान है। विश्व व्यापार मेले में अफगानिस्तान को साझेदार देश, बांग्लादेश को फोकस देश और गोवा तथा झारखंड को साझेदार राज्य बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। इस मेले में 7000 से भी अधिक भारतीय एवं विदेशी फर्म भाग ले रही हैं। इस बार स्कूली बच्चे भी बिजनेस के दिनों में यानी 14 से 18 नवंबर के बीच सामान्य टिकटों पर मेले में प्रवेश पा सकते हैं। बच्चों के लिए इन दिनों में भी शुल्क 30 से 50 रुपए के बीच होगा। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम 19 नवंबर के बजाय मेले की शुरुआत से ही आयोजित किए जाएंगे। और वहीं बिहार में अब अगली सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और वर्तमान सरकार को भंग करने की सिफारिश को नीतीश कुमार ने कर दी। उन्हें औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया है और अब 20 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की। फिर उसके बाद नीतीश के सरकारी आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश को विधायक दल का नेता चुना गया। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस विधानमंडल का नेता चुनने का अधिकार सर्वसम्मति से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं आरजेडी के विधायकों ने भी राबड़ी देवी के आवास पर बैठक की, लेकिन लगातार दूसरे दिन के बैठक के बाद भी विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो सका। अब ये आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को तय करना है कि कौन होगा विधायक दल का नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेम्बले स्टेडियम से अलवर के एक इमरान का नाम लिया और बताया कि मेरा हिंदुस्तान ऐसे इमरान में बसता है और ऐसे में इमरान भी इस तारीफ को सुनकर बेहद खुश हैं। अलवर के राजकीय संस्कृत विद्यालय के अध्यापक इमरान खान ने 52 मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, जिसके लिए पीएम ने भी उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने इमरान की तारीफ करते हुए कहा कि असली भारत इमरान जैसे लोगों में ही बसता है, जिन्होंने देश के लिए संचार क्रांति के इस युग में 52 फ्री मोबाइल ऐप्स देकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा कर दी है। इन मोबाइल ऐप से छात्र अपना भविष्य संवार सकते हैं। गरीब परिवार में पैदा हुए इमरान ने जब पढ़ाई शुरू की थी तो गांव में बिजली तक नहीं थी। गांव के छात्रों की परेशानी को देखकर उन्होंने मोबाइल ऐप्स बनाना शुरू किया और अभी तक 52 मोबाइल ऐप बना चुके हैं।
इमरान अभी एक नया सॉफ्टवेयर बाल गुरु नाम से बना रहे हैं। इमरान का कहना है कि उनके ऐप्स को 3 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप्स प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। जीके टॉक यदि हम सर्च करें तो वो सारे ऐप मिल जाते हैं और उनको लगभग 30 लाख इंस्टॉल्स उनके हो चुके हैं, यूजर्स उनके हैं। 3 से 4 करोड़ स्ट्रीमिंग व्यूज रोज हमें मिल जाते हैं उसके। सभी ऐप्स फ्री हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां पर हॉट बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ऐसे में पर्यटक बेहद उत्साहित हैं यहां, और एक रंगीन माहौल भी पूरी समा को बांधता नजर आ रहा है। यहां 14 से 16 नवंबर तक के ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन यहां किया गया है। 15 देशों ने इसमें भाग लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज लोगों में कि 17,000 रुपए तक का टिकट तक लोग इसका खरीद रहे हैं। छठ पूजा के मौके पर अपने घर जाने वालों के लिए उत्तर रेलवे ने स्टेशन पर कुछ खास इंतजाम इस बार किए हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इस बार स्टेशन पर अनाउंसमेंट भोजपुरी और मैथिली में भी होगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जगह जगह एलईडी लगे हैं, जिन पर हर वक्त छठ के ही गाने सुनाई दे रहे हैं। अब तक स्टेशनों पर हिंदी या अंग्रेजी में अनाउंसमेंट सुना जाता रहा है, लेकिन इस बार यहां भोजपुरी और मैथिली में भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने 57 छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को बैठने के लिए कई शामियाने भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 600 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी सभी स्टेशनों पर तैनात किया गया। बंगलुरु टेस्ट के पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और महज 214 रन पर दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। ठोस शुरुआत भारत की ओर से हुई, बिना विकेट खोए 80 रन भारत ने भी बना लिए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक बार फिर भारतीय फिरकी गेंदबाजों का जादू चला और मेहमान टीम पहली पारी में सिर्फ 214 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मोहाली टेस्ट के हीरो रहे अश्विन और जडेजा ने एक बार फिर 4-4 विकेट अपने नाम किए, जबकि तेज गेंदबाज वरुण एरोन को सिर्फ 1 विकेट मिला। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स को छोड़ कोई भी अफ्रीकी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। डिविलियर्स ने 85 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने भी निराश नहीं किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया। मुरली विजय 28 और शिखर धवन 45 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच के दूसरे दिन अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कोशिश होगी कि पहली पारी के लीड को इतना बढ़ा ले कि चौथी पारी में बल्लेबाजी करने की जरूरत ही ना पड़े। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।